2012 में रिलीज हुई द कैबिन इन द वुड्स दिखने में एक आम हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म में हर मौत पहले से प्लान की गई थी। हर चीख, हर डर एक पुराने रिचुअल का हिस्सा था। कहानी शुरू होती है दो साइंटिस्ट जैसे लोगों से, सिटरसन और हैडली। दोनों एक बड़े अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में हैं, जहां मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मशीनें चल रही हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो। शुरुआत में समझ नहीं आता ये क्या कर रहे हैं, बस इतना पता चलता है कि ये शायद किसी ऑपरेशन की तैयारी में है। अब सीन बदलता है। हम मिलते हैं डैना, जूल्स और कर्ट से। ये तीनों अपने बाकी दोस्त मार्टी और होल्डन के साथ वीकेंड की छुट्टियां बिताने की बात कर रहे हैं। कर्ट के कजिन के कैबिन में आरवी में सामान रख के वो लोग अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। पास की बिल्डिंग पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि उनके निकलने की खबर किसी को देता है। वो लोग जहां जा रहे हैं वो जगह जीपीएस पर नहीं है और साथ ही वहां सेल फोन सर्विस भी नहीं है। मार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं होती। वो कहता है ऐसी जगह छुट्टियां बिताने के लिए बिल्कुल सही है। मार्टी, जो कि पूरे समय नशे में रहता है, उसे लगता है सेल फोन और इंटरनेट उनके दिमागों को बांधता है। उन्हें इन सब के बिना कुछ समय बिताना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वहीं दोनों साइंटिस्ट्स जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, कंट्रोल रूम में एक आदमी डेनियल से पूछ रहे हैं जो होने वाला है उसके लिए, क्या वो तैयार है। इतना कहकर वो बड़े से मॉनिटर्स के सामने बैठ जाते हैं जिनसे वो किसी पहाड़ी वाली जगह की निगरानी कर रहे हैं। कर्ट और उसके दोस्त गैस स्टेशन पर रुकते। वो गैस स्टेशन बहुत पुराना और डरावना सा लगता है। होल्डन स्टोर के अंदर जाता है देखने की वहां कोई है या नहीं। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो उन्हें चेतावनी देता है कि आगे मत जाओ, वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। वो सब हंसते हुए उसकी बात टाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं वो आदमी किसी से बात करता है और बताता है कि वो लोग जा रहे हैं, सब सेट है। और दूसरी तरफ वही कंट्रोल रूम में बैठे लोग जवाब देते हैं, अच्छा काम किया। यहां हमें पहली बार एहसास होता है कि यह सब कुछ प्लान किया गया है। उनका हर कदम किसी के कंट्रोल में है। कर्ट और दोस्त एक टनल से होकर गुजरते हैं और उसी समय एक चील उड़कर उस खाई के ऊपर जाती है, लेकिन अचानक एक अदृश्य इलेक्ट्रिक दीवार से टकराकर मर जाती है। वो लोग इस बात से अनजान हैं। आखिरकार उन्हें वो पुराना कैबिन दिखता है, बाहर से बिल्कुल पुराना और सुनसान, लकड़ी का कैबिन जंगल के बीचों बीच बना हुआ। अंदर जाते ही उन्हें अजीब माहौल महसूस होता है। कमरे पुरानी लकड़ी के बने हुए हैं और दीवारों पर मरे हुए जानवरों के सिर टंगे हैं। रात का वक्त, बाहर जंगल में अंधेरा फैल चुका है और ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही है। केबिन के अंदर सब दोस्त मस्ती कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, हंसी मजाक है, शराब के गिलास टकरा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कैमरा दीवार के पार जाता है और हमें दिखता है कि इस केबिन की हर दीवार में छोटे छोटे कैमरे लगे हुए हैं। हर कमरे, हर कोने, यहां तक कि बाथरूम तक, हर चीज पर नजर रखी जा रही है। फिर सीन कट होता है और हम अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं जहां सिटरसन और हैडली अपने बड़े बड़े मॉनिटर पर यही केबिन देख रहे हैं। उनके साथ कुछ टेक्नीशियन और साइंस टीम के लोग हैं जो हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। वो सब किसी गेम की तरह इस पूरी स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं। एक बटन दबाते ही वो एक तरह की गैस छोड़ते हैं जिससे जूल्स और कर्ट का व्यवहार बदलने लगता है। जूल्स अचानक बहुत अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है, जैसे किसी बाहरी शक्ति का असर हो। कर्ट का व्यवहार भी थोड़ा गुस्से वाला लगने लगता है। असल में उस गैस के केमिकल इनके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। टीम के लोग हंसते हैं और कहते हैं फेज 2 चालू हो गई है। इसी बीच हवा का एक झोंका आता है और नीचे तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। केबिन में से सब नीचे तहखाने में उतरते हैं। नीचे अंधेरा है, बस टॉर्च की रोशनी है। दीवारों पर जाले हैं, पुरानी लकड़ियों की गंध है और चारों ओर धूल जमी हुई है। हर कोने में अजीब पुरानी चीजें रखी हैं,
एक पुराना हार, टूटे हुए कांच, एक म्यूजिक बॉक्स जो अपने आप चलने लगता है और एक खून से सनी पुरानी डायरी। डैना उस डायरी को खोलती है। उसके पन्ने पुराने और फटे हुए हैं। उस डायरी में बकनर परिवार का जिक्र हुआ है, जिसके साथ में उनकी तस्वीरें भी हैं, माँ बाप और 3 अजीब चेहरे वाले बच्चे। डैना वो डायरी पढ़ने लगती है। इसके आखिरी पन्ने पर लैटिन भाषा में एक मंत्र लिखा होता है। मार्टी इसे पढ़ने के लिए मना करता है, लेकिन डैना वो मंत्र पढ़ देती है। वो लोग हंसते हैं और ऊपर लौट आते हैं, लेकिन उसी पल बाहर जंगल में मिट्टी हिलने लगती है। कहीं से जंजीरों की ओर हड्डियों के टूटने की आवाजें आती हैं। कैमरा जमीन के नीचे जाता है, जहां बकनर फैमिली के सड़े गले शरीर मिट्टी से उठ रहे हैं। उनकी आंखें खाली हैं, हाथों में पुराने औजार हैं और चेहरे सड़ चुके हैं। कंट्रोल रूम में बैठे लोग खुश हो जाते हैं। उनका पहला स्टेप पूरा हो चुका है। रिचुअल शुरू हो गया है। वो कहते हैं, 5 दोस्तों ने अनजाने में खुद ही तय कर लिया कि कौन सा राक्षस उन्हें मारेगा। ऊपर केबिन में माहौल धीरे धीरे डरावना बनने लगता है। मार्टी, जो हमेशा मजाक करता रहता है, अब सबसे पहले नोटिस करता है कि कुछ ठीक नहीं है। जूल्स और कर्ट बाहर जंगल में रोमांस करने चले जाते हैं। जैसे ही वो इंटीमेट होते हैं, बकनर फैमिली उन पर हमला कर देती है। कर्ट को मारकर पकड़ लिया जाता है और जूल्स का गला उसके सामने ही काट देते हैं। कर्ट चीखता हुआ अपनी जान बचाकर कैबिन की ओर भागता है। कंट्रोल रूम में हैडली और सिटरसन धीरे धीरे प्रार्थना करते हैं। हम ये काम डर और आदर के साथ कर रहे हैं, और एक बटन दबाते हैं। नीचे एक मंदिर जैसी जगह में खून एक पत्थर की मूर्ति पर टपकता है, एक बलिदान की तरह। कैबिन में मार्टी एक रूम में किताब पढ़ रहा है। डैना और होल्डन फायरप्लेस के सामने बैठे हैं। सिटरसन कैबिन के कमरे का तापमान बढ़ा देता है, जिससे मार्टी को घबराहट होने लगती है और वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर मार्टी नोटिस करता है कि आसमान में एक भी तारा नहीं है, जो कि बड़ी अजीब बात है। इतनी सुनसान जगह, जंगल के बीच आसमान में तारे ना होना वाकई अजीब है। इतने में हम देखते हैं कर्ट भागता हुआ मार्टी के पास पहुंच जाता है। उनके पीछे एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाली लड़की भी आ जाती है। कर्ट उसे मारकर अंदर आ जाता है और कैबिन का गेट बंद कर देता है। मार्टी के होश उड़े हुए हैं। डैना और होल्डन कर्ट से पूछते हैं, जूल्स कहाँ है? जवाब में कर्ट कहता है कि वो मर चुकी है। डैना को कर्ट पर विश्वास नहीं होता और वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगती है। दरवाजा खोलते ही एक आदमी उनके सामने आ जाता है और वो जूल्स का कटा हुआ सिर डैना की ओर फेंकता है। डैना जोर से चीखती है और सब गेट बंद करने के लिए भागते हैं। अब कर्ट प्लान बनाता है और कहता है उन्हें यहां से निकलना होगा और एक दूसरे के साथ रहना होगा। ये बात सुनकर हैडली को गुस्सा आ जाता है। सिटरसन कैबिन में एक गैस छोड़ता है जो कर्ट सूंघ लेता है। गैस का असर उसके दिमाग पर होता है, जिससे वो अपना प्लान बदल देता है और कहता है कि सबको अलग अलग हो जाना चाहिए। बकनर फैमिली फिर एक बार उन पर हमला करती है। मार्टी रूम में खिड़की बंद कर रहा होता है, तभी पास रखा लैंप नीचे गिर जाता है। मार्टी उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है और देखता है कि उसमें एक कैमरा लगाया गया है। उसे अब विश्वास हो जाता है कोई तो है जो उन पर नजर रख रहा है। हैडली और सिटरसन ये देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं और मार्टी को मारने के लिए गैस छोड़ते हैं, लेकिन इतने में उनका काम आसान करने के लिए एक ज़ॉम्बी मार्टी पर हमला कर देता है। मार्टी अपनी जान बचाने के लिए उससे लड़ता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वो ज़ॉम्बी मार्टी को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ सिटरसन फिर एक बार लीवर नीचे करता है और खून उस मूर्ति पर गिरने लगता है। डैना और होल्डन ज़ॉम्बी से बचने के लिए बेसमेंट में आ जाते हैं। वो दोनों बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। इस बार हमला होल्डर पर होता है, लेकिन डैना उसे बचा लेती है और एक ज़ॉम्बी को भी मार देती है। पीछे से कर्ट भी वहां आ जाता है और वो तीनों बेसमेंट से बाहर निकलकर अपनी आरवी की ओर भागते हैं। डैना रास्ते में मार्टी के बारे में पूछती है और कर्ट उसे बताता है कि मार्टी भी नहीं बच पाया। वो लोग आरवी तक पहुंच जाते हैं।
कंट्रोल रूम में इस बात का पता चलते ही वह टनल को ब्लास्ट करने का फैसला करते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से टनल ब्लास्ट नहीं होती। सिटरसन भागकर जाता है और वायर को सही कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और डैना, कर्ट और होल्डन के बचने का एकमात्र रास्ता वो टनल उड़ जाती है। वो लोग आरवी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक गहरी खाई पार करनी होगी। जिंदा बचने का रास्ता उनसे 5 फीट दूर ही है। कर्ट फैसला करता है कि वो अपनी बाइक से उस पार छलांग लगाएगा। डैना और होल्डन उसे मना करते हैं, लेकिन कर्ट जूल्स की मौत के इंसाफ के लिए बाइक से कूद जाता है। लेकिन जैसे ही वो पार करने वाला होता है, एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक दीवार से टकराकर नीचे खाई में गिर जाता है। डैना जोर से चीखती है। होल्डन और उसे कुछ समझ नहीं आता उनके साथ ये सब कैसे हो रहा है। डैना शांत होकर रियलाइज करती है कि यह सब कोई तो कर रहा है। वो अब आरवी लेकर फिर से जंगल की ओर जाने लगते हैं। डैना कहती है कोई तो है जो उन्हें कभी जिंदा बाहर नहीं निकलने देगा। होल्डन उसकी बातों का विश्वास नहीं करता और उसे शांत रहने को कहता है। तभी अचानक से होल्डन पर जोरदार वार होता है। एक ज़ॉम्बी ने उसे मार दिया है। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो एक नदी में जा गिरते हैं। इधर कंट्रोल रूम में अब शराब बटने लगी है। सब उनकी मौत सेलिब्रेट करते हैं। डेनियल उनसे कहता है कि अभी डैना जिंदा है, वो मरी नहीं है, फिर सब खुश क्यों हो रहे हैं। इस पर हैडली बताता है कि किसी वर्जिन लड़की का जिंदा रहना रिचुअल के लिए जरूरी है। डैना बड़ी मुश्किल से बच पाती है, लेकिन पानी के बाहर वहीं ज़ॉम्बी उसका इंतजार कर रहा था। एक तरफ डैना जो अपनी मौत का सामना अकेले कर रही हैं और दूसरी तरफ उसके दोस्तों की मौत का जश्न मनाया जा रहा है। सब लोग कंट्रोल रूम में पार्टी कर रहे होते हैं, तभी एक फोन की घंटी बजती है। हैडली और सिटरसन के चेहरों का रंग उड़ जाता है। हैडली फोन उठाता है और उसे पता चलता है रिचुअल अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन दोस्तों में से एक अभी भी जिंदा है। तभी हम देखते हैं डैना को बचाने के लिए मार्टी वहां आ जाता है, जो मरा नहीं था। मार्टी अपनी नशे की लत की वजह से बच पाया था। सिटरसन बताते हैं कि नशे की वजह से गैस का मार्टी पर कोई असर नहीं हुआ। अब वो दोनों मिलकर उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। मार्टी डैना को लेकर एक बेसमेंट में जाता है। उस जगह एक एलिवेटर है। मार्टी बताता है कि वो सभी ज़ॉम्बी यहीं से आए थे। वो दोनों उसमें चले जाते हैं। वहां उन्हें अलग अलग तरह के कई सारे राक्षस दिखते हैं, भूत, जानवर और भी तरह तरह के खतरनाक जीव। कंट्रोल रूम में अब सब तनाव में है। वो सब मार्टी और डैना को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर में उन्हें पता लग जाता है कि वो दोनों एलिवेटर में हैं। एलिवेटर का दरवाजा खुलता है और वो दोनों एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आ जाते हैं। बाहर निकलकर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जो किसी औरत की है। वो औरत उन्हें बताती है कि वह सब एक बड़े रिचुअल का हिस्सा है। उन्हें बहुत से कदमों की आवाजें आने लगती हैं और वो जाके एक कमरे में छुप जाते हैं। इतने में उन पर सिक्योरिटी गोलियां चलाने लगती हैं। डैना एक लाल बटन दबा देती है। सारे एलिवेटर के दरवाजे खुल जाते हैं। हर राक्षस बाहर निकल चुका है। देखते देखते वो जगह खून और लाशों से भर जाती है। सिक्योरिटी, साइंटिस्ट, हर कोई बेरहमी से मारे जाते हैं। ये जगह अब किसी नरक से कम नहीं लग रही है। सिटरसन एक खुफिया रास्ते से नीचे की उतरता है, जहां डैना उसे चाकू से मार देती है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहां एक पुराना पत्थरों से बना कमरा है, जिसके बीच में खून से सना एक विशाल चिन्ह है। चारों तरफ 5 मूर्तियां बनी हुई हैं। एक औरत उनके सामने आती है, जिसकी आवाज उन्होंने पहले सुनी थी। वह बताती है हर बार 5 लोग चुने जाते हैं। हर एक की मौत एक निश्चित क्रम में होती है। अगर ये क्रम टूट जाए तो एंशिएंट गॉड्स नाराज हो जाते हैं। वो आगे बताती है हम जो कर रहे हैं वो जरूरी है। अगर ये बलि पूरी नहीं होगी तो एंशिएंट देवता जाग जाएंगे और वो पूरी मानवता को मिटा देंगे। वो डैना से कहती है कि वो एक वर्जिन है और उसे ही मार्टी को मारना होगा। अगर वो जिंदा रहा
तो सब खत्म हो जाएगा। डैना ये सोचकर कि ये सारी दुनिया खत्म होने से बच जाएगी, गन उठा लेती है और मार्टी के सिर पर तान देती है। मार्टी चौंक जाता है और उसे समझाने लगता है। इतने में डैना के पीछे एक भेड़िया आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। डैना बुरी तरह घायल हो जाती है। वो औरत मार्टी पर हमला करती है, लेकिन वो भी एक ज़ोंबी से मारी जाती है। डैना और मार्टी दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके आसपास सब कुछ कांप रहा है, दीवारें गिर रही हैं, जैसे धरती खुद अब जाग रही हो। मार्टी धीरे से हंसता है। शायद अब इंसानों की बारी खत्म हो गई। डैना उसका हाथ पकड़ती है। दोनों शांत बैठ जाते हैं, सिगरेट सुलगाते हुए अपने अंतिम समय का इंतजार करते हैं। अचानक जमीन फटने लगती है और हम देखते हैं उसमें से एक हाथ निकलता है और वो हाथ कैबिन को कुचल देता है। और यहीं खत्म होती है द कैबिन इन द वुड्स की कहानी। बिना किसी बचाव, बिना किसी उम्मीद के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही।